इस वीडियो में बात करने वाला हूँ लीवर सिरोसिस के बारे में कि लीवर सिरोसिस कैसे होती है, इसके क्या क्या कारण होते हैं, इसके क्या क्या साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं और इसका डायग्नोसिस कैसे होता है। तो पहले बात करते हैं लीवर सिरोसिस कैसे होती है। तो लीवर सिरोसिस में सबसे पहले लीवर में इंजरी होती है जिसके चलते इन्फ्लेमेशन होता है। अब ये जो इन्फ्लेमेशन जब लंबे समय तक चलता है तो फाइब्रोसिस होने लगती है, जिससे फाइब्रस टिश्यू का डिपोजिशन हो जाता है, जिसके चलते स्कारिंग हो जाती है, जिससे जो लीवर है उसमें स्टिफनेस हो जाती है, यानी कि जो लीवर है वो कड़क हो जाता है, इरेगुलर हो जाता है। जो फंक्शंस होते हैं जो लीवर करता है वो अच्छे से हो नहीं पाते हैं और जो ब्लड है जो लीवर में जाता है वो ऑब्स्ट्रक्ट होने लगता है, यानी कि जो लीवर में ब्लड जा रहा है वो अच्छे से जा नहीं पाता है, जिसके चलते पोर्टल हाइपरटेंशन भी होती है। तो इसकी बात हम बाद में करेंगे। तो पहले ये जानते कि क्या क्या कॉजेज यानी कि क्या क्या कारण है लीवर सिरोसिस होने के। जो मोस्ट कॉमन कॉज है वो है क्रॉनिक अल्कोहलिज्म। क्रॉनिक अल्कोहलिज्म का मतलब होता है कि जो अल्कोहल है उसका कंजप्शन लंबे समय तक होना। इसके अलावा हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी के चलते भी जो है वो लीवर सिरोसिस डेवलप होती है। इसके अलावा नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर, यानी कि बॉडी में ज़्यादा फैट होने की वजह से जो लीवर है वो भी फैटी हो जाता है, जिसके चलते लीवर सिरोसिस होने लगती है। इसके अलावा कुछ अनकॉमन कॉजेज हैं जैसे कि ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस, यानी कि जो खुद के बॉडी के इम्यून सेल्स होती हैं वही जब लीवर पर अटैक कर देते हैं, जिसके चलते इंजरी होती है, फिर इन्फ्लेमेशन, देन फाइब्रोसिस, स्कारिंग, देन लीवर सिरोसिस। इसके अलावा कुछ और भी अनकॉमन रीजंस है जैसे कि विल्सन्स डिसीज। ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसमें कॉपर का ओवरलोड हो जाता है, यानी कॉपर ज़्यादा हो जाता है बॉडी में, जिससे लीवर सिरोसिस होने लगती है। इसके अलावा हीमोक्रोमेटोसिस, यानी कि आयरन का ओवरलोड होने से भी जो है वो लीवर सिरोसिस हो सकती है। लेकिन ये जो रीजन है ये बहुत अनकॉमन है। जो कॉमन कॉजेज हैं वो है हेपेटाइटिस बी, सी एंड क्रॉनिक एल्कोहलिज्म और नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर, यानी कि जब पेशेंट की जो बॉडी है उसमें जब फैट ज़्यादा होता है तो जो लीवर है उसमें भी फैट ज़्यादा हो जाता है। तो ये जो रीजन है ये कॉमन रीजन है। अब बात करते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आने लगती हैं बॉडी में जब लीवर सिरोसिस होने लगती है। तो सबसे पहले जो हो सकता है वो है भूख कम लगना, यानी कि एनोरेक्सिया। इसके अलावा फटीग, वीकनेस हो सकती है, जॉन्डिस हो सकता है, क्योंकि जो लीवर है वो बिलीरुबिन को प्रोसेस करता है, इसके बाद बिलीरुबिन को बाइल में डाल देता है और बाइल जो है वो एक्सक्रीट हो जाता है। तो अगर लीवर सिरोसिस लीवर जो है वो अच्छे से काम नहीं कर पाया तो लीवर जो है वो बिलीरुबिन को प्रोसेस नहीं कर पाएगा, जिससे जो बिलीरुबिन का जो लेवल्स हैं वो ब्लड में बढ़ने लगेंगे, जिसके चलते जॉन्डिस होने लगेगी, यानी कि पीलिया होने लगेगा। इसके अलावा असाइटिस हो सकता है। असाइटिस का मतलब होता है कि एब्डोमेन में पानी भर जाना, यानी कि फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाना। अब ये इसलिए होता है क्योंकि जो लीवर होता है वो एक प्रोटीन सिंथेसाइज करता है जिसका नाम है एल्ब्यूमिन प्रोटीन। ये जो एल्ब्यूमिन प्रोटीन होता है ये ब्लड में ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है, और जब लीवर सिरोसिस होती है तो ये जो एल्ब्यूमिन प्रोटीन है अच्छे से बन नहीं पाता, इसका जो लेवल से वो कम हो जाता है, जिसे बोला जाता है हाइपोएल्ब्यूमिनिया, जिसमें एल्ब्यूमिन प्रोटीन कमी हो जाएगी और ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन नहीं हो पाता, जिसके चलते जो फ्लूइड है वो ब्लड वेसल्स में रिटेन नहीं कर पाता और एब्डोमिनल कैविटी में चले जाता है। इसके अलावा पोर्टल हाइपरटेंशन के कारण भी असाइटिस होती है। पोर्टल हाइपरटेंशन जो है उसमें क्या होता है, जो इंटेस्टाइन और बाकी ऑर्गन्स का जो ब्लड होता है वो एक वेन के थ्रू लीवर में एंटर करता है, जिसका नाम है पोर्टल वेन। तो लीवर सिरोसिस में जो लीवर है वो स्टिफ हो चुका है, यानी कि इरेगुलर हो चुका है, कड़क हो चुका है, तो इसके चलते ऑब्स्ट्रक्शन होने लगता है। जो बाकी ऑर्गन्स का इंटेस्टाइन का जो ब्लड है वो लीवर में पोर्टल वेन के थ्रू जाता है, तो जब ऑब्स्ट्रक्शन होने लगेगा तो ये जो पोर्टल वेन के थ्रू जो ब्लड जा रहा है वो अच्छे से जा नहीं पाएगा, उसको ऑब्स्ट्रक्शन ज़्यादा मिलेगा, पोर्टल वेन में प्रेशर बढ़ जाएगा, जिसको बोला जाता है पोर्टल हाइपरटेंशन। तो ये एक अदर कॉम्प्लिकेशन है। इसके चलते भी जो असाइटिस है वो होता है, यानी कि एब्डोमेन में पानी भर सकता है, क्योंकि जो वेन है उसमें प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा और उसके चलते जो फ्लूइड है वो एब्डोमेन में लीक कर जाएगा, यानी कि एब्डोमेन में चले जाएगा। इसके अलावा सोडियम वाटर रिटेंशन भी हो जाता है लीवर सिरोसिस में, जिसके कारण से असाइटिस होता है। इसके अलावा जब पोर्टल हाइपरटेंशन होती है तो बाकी जो वेन्स होती है, जैसे कि ईसोफेगस की जो वेन्स होती है, यानी कि जो फूड पाइप होता है उसकी जो वेन्स होती है उसमें भी प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, जिससे बोला जाता है ईसोफेजियल वेराइसिस, यानी कि जो वेन्स है वो फूल जाती हैं, डायलेट हो जाती हैं प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से। और जब ये जो वेन्स होती हैं ये रप्चर होती है तो खून की उल्टी होती है। इसके अलावा जो लीवर जो है एस्ट्रोजन का मेटाबॉलिज्म करता है, यानी कि ब्रेक डाउन करता है एस्ट्रोजन को। अगर लीवर सिरोसिस में जो लीवर है वो अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाएगा तो जो एस्ट्रोजन का लेवल से वो इंक्रीज हो जाएगा। खासकर मेल्स में ये कुछ दिक्कत कर सकता है, जैसे कि गायनेकोमेस्टिया, यानी कि जो एस्ट्रोजन का लेवल जब बढ़ता है तो उसे बोला जाता है हाइपर एस्ट्रोजेनीमिया, यानी कि एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ गया है ब्लड में। जो एस्ट्रोजन का बढ़ा हुआ लेवल है ये गायनेकोमेस्टिया कर सकता है मेल्स में, यानी कि डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट इन मेल्स। इसके अलावा पाल्मर एराइथमिया कर सकता है, यानी कि जो पाल्म्स हैं वो रेड हो जाएंगे, लाल हो जाएंगे, क्योंकि जो एस्ट्रोजन है वो वेन्स को डायलेट कर देगा, जिससे जो पाल्म है वो रेड हो जाएंगे।
इसके अलावा स्पाइडर एंजियोमा कर देगा। इसके अलावा और भी चीज़ें देखने को मिलेंगी, जैसे कि ईजी ब्रूजिंग। ईजी ब्रूजिंग का मतलब है कि जब छोटी सी चोट लगेगी कहीं पे, तो वो जो एरिया है वो रेड हो जाएगा, ब्लैकिश हो सकता है, पर्पलिश हो सकता है। तो इसका जो रीज़न है वो ये है कि जो लीवर है वो एक क्लॉटिंग फैक्टर को सिंथेसाइज करता है, जिसका नाम है प्रोथ्रोम्बिन। अगर प्रोथ्रोम्बिन की कमी होगी तो क्लॉट का फॉर्मेशन अच्छे से नहीं हो पाएगा, जिसके चलते ब्लीडिंग होने लगेगी। तो छोटी सी माइनर चोट पे भी जो है वो ब्लीडिंग हो सकती है। जो स्किन के नीचे ब्लड वेसल्स हैं उससे ब्लीडिंग हो सकती है, जिसके चलते रेड या फिर ब्लैकिश पैच हैं वो डेवलप हो जाएंगे, जिसको बोला जाता है ईजी ब्रूजिंग। इसके अलावा हेपेटिक एंसेफेलोपैथी भी हो सकती है। अब हेपेटिक एंसेफेलोपैथी को समझते हैं ये क्या होता है। तो जो हमारा लीवर होता है वो अमोनिया यानी कि मोर टॉक्सिक को यूरिया यानी कि लेस टॉक्सिक में कन्वर्ट करता है। जो यूरिया है फिर हमारे यूरिन के थ्रू बाहर हो जाता है, एक्सक्रीट हो जाता है हमारी बॉडी से। तो जो लीवर है ये अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट नहीं कर पाएगा, तो अमोनिया का लेवल जो है ब्लड में बढ़ जाएगा। जो अमोनिया है वो ब्रेन में जाएगा, जिसके चलते जो मेमोरी लॉस है या फिर कंफ्यूजन, और जो इन सीवियर केसेस में कोमा में भी जा सकता है पेशेंट। तो ये हेपेटिक एंसेफेलोपैथी जब ये सीवियर हो जाएगी तो इससे जो पेशेंट है कोमा में भी जा सकता है। बाकी मेमोरी लॉस होना या फिर कंफ्यूजन होना, मूड डिस्टर्बेंसेस होना, ये जो चीज़ें ये हो सकती है हेपेटिक एंसेफेलोपैथी के चलते। इसके अलावा स्प्लीनोमेगली हुई, यानी कि जो स्प्लीन है उसका साइज वो इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि जो पोर्टल हाइपरटेंशन हुई थी, यानी कि जो पोर्टल वेन में जो प्रेशर था वो इंक्रीज हुआ था, उसके चलते स्प्लीनिक वेन में ही प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, और स्प्लीनिक वेन से जो स्प्लीन है वो एनलार्ज हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, जिसे बोला जाता है स्प्लीनोमेगली। इसके अलावा ऑस्टियोपोरोसिस यानी कि बोन की जो बीमारी है वो हो जाएगी। इसके अलावा हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा भी हो सकता है, यानी कि लीवर का कैंसर भी हो सकता है। लीवर सिरोसिस केस में जो लीवर का कैंसर है यानी कि हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा का जो रिस्क है वो बढ़ जाता है। इसके अलावा मेल न्यूट्रिशन हो सकता है, यानी कि जो लीवर होता है वो जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसको प्रोसेस करता है। तो अगर लीवर अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाएगा, अच्छे से काम नहीं कर पाएगा, तो मेल न्यूट्रिशन भी हो सकता है। इससे मसल लॉस होने लगेंगी, और जो वेट लॉस है वो होने लगेगा, और फटीग, वीकनेस, ये सब हो सकता है। इसके अलावा हेपेटोरीनल सिंड्रोम भी हो सकता है। हेपेटोरीनल सिंड्रोम ये होता है कि जब लीवर सिरोसिस होती है, किडनी फेलियर भी हो सकता है, जिससे हो जाता है हेपेटोरीनल सिंड्रोम। इसमें डैमेज लीवर ही हुआ होता है, लेकिन उसके चलते किडनी फेलियर भी हो सकता है, जिससे बोला जाता है हेपेटोरीनल सिंड्रोम। तो कुछ ये कॉम्प्लिकेशंस थी जो कि लीवर सिरोसिस में देखने को मिलती हैं। अर्ली स्टेज में अगर इसको डायग्नोस कर लिया जाए तो इसके जो प्रोग्रेशन है यानी कि इसको बढ़ने को स्लो करा जा सकता है, और जिस कारण से ये हो रहा है उसको मैनेज करके जो है उसको स्लो किया जा सकता है। जैसे कि अगर ये अल्कोहल के कारण हुआ तो अल्कोहल को बंद करने का बोला जाता है। इसके अलावा अगर हेपेटाइटिस बी या हेपेटाइटिस सी के कारण हुआ है तो हेपेटाइटिस बी और सी की जो मेडिसिन से वो चलाई जाती है। इसके अलावा जो नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर के कारण अगर हुआ है, जैसे कि अगर पेशेंट जो है वो ज़्यादा फैट है उसकी बॉडी में, तो उसको फैट लॉस करने को बोला जाता है। उस तरीके से जिस कारण से जो लीवर सिरोसिस हुई है उसको ट्रीट किया जाता है, मैनेज किया जाता है, जिससे जो लीवर सिरोसिस है वो उसका प्रोग्रेशन स्लो हो जाए। तो इस तरीके से इसके प्रोग्रेशन को स्लो किया जा सकता है अर्ली स्टेज पे। लेकिन अगर जब ये डिकम्पनसेटेड स्टेज में पहुंच जाता है, यानी जब फाइब्रोसिस ज्यादा हो जाती है, तो उसको ट्रीट करना या फिर रिवर्स करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसलिए अगर अर्ली डायग्नोसिस हो जाए, यानी कि पहले ही ये जो लीवर सिरोसिस डायग्नोसिस शुरुआती स्टेज में, तो इसका प्रोग्रेशन को स्लो किया जा सकता है। तो अब डायग्नोसिस की बात करते हैं कि लीवर सिरोसिस कैसे डायग्नोस होती है। तो इसके लिए कुछ ब्लड टेस्ट किए जाते हैं, जैसे कि सीबीसी किया जाता है या एलएफटी किया जाता है। एलएफटी यानी कि लीवर फंक्शन टेस्ट, जिसमें जो एंजाइम से लीवर के उसको देखा जाता है। इसके अलावा अल्ट्रासाउंड किया जाता है एब्डोमेन का। इसके अलावा लीवर इलास्टोग्राफी की जाती है, जिसमें स्टिफनेस देखी जाती है लीवर की। इसके अलावा जो लीवर बायोप्सी है वो भी की जाती है, जिससे लीवर का डायग्नोसिस कंफर्म होता है। तो ये कुछ चीज़ें थी, ये बातें थी जो कि लीवर सिरोसिस से रिलेटेड थी। थैंक यू।